चलो आज हो गया हमारा 8 जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। चलो पहला टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी कॉम्ब। ये क्या है? तो अभी कुछ दिन पहले एक दो लड़के हमसे पूछ रहे थे ना, साइंस एंड टेक को कैसे कवर किया जाता है, ऐसे कवर किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी हम साइंस एंड टेक के बहुत सारे न्यूज़ कवर किए हैं, स्पेस सेक्टर से इतना न्यूज़ कवर किए हैं। ये आज फ्रीक्वेंसी कॉम्ब आ गया। यहीं सबसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बनते हैं। तुम ये सोचोगे कि मियोसिस, माइटोसिस और पावर हाउस ऑफ सेल तुमसे पूछेगा साइंस एंड टेक के क्लास में, तो वो नहीं पूछता है यूपीएससी। हाँ, डीएनए से रिलेटेड क्रिस्पर CS9, मॉलिकुलर सीजर्स, इन सब से वो सवाल पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि वो न्यूज़ में था। 2025 में भी डीएनए से रिगार्डिंग एक सवाल आया है, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ मिला था उस 2024 में, इसलिए 2025 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो करंट अफेयर में जो चीज़ें चलती है साइंस एंड टेक में वही आती है। बेसिक 9-10th का अगर तुम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो चलो, फ्रीक्वेंसी कॉम्ब, करंट साइंस एंड टेक, सीधा सीधी साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है। तो फ्रीक्वेंसी कॉम्ब ये है क्या? तो ये देखो, ये एक लेजर का सोर्स है। इसमें फ्रीक्वेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जो कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर तुमको हम बताएं ना, तो ये एक बोर्ड रहता है, उस बोर्ड पे ना फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 बनती है। तो ये कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर एक बनता है, इसीलिए इसका नाम फ्रीक्वेंसी कॉम्ब रख दिया गया है। 2025 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ इसको मिला है। 2025 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है ना, वो इसी फ्रीक्वेंसी कॉम्ब को मिला है। बताओ यूपीएससी पूछ सकता है कि नहीं? तो साइंस एंड टेक के सवाल यहीं से बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। ठीक, अब ये आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आते सवाल ऐसे ही हैं। कुछ दिन पहले अभी हम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे ना, वो सब क्या है? साइंस एंड टेक का न्यूज़ है। तो 2025 का नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स का है वो इसी फ्रीक्वेंसी कॉम्ब को मिला है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी कॉम्ब है ना, ये हाईली प्रिसाइज है, मतलब एकदम सटीक काम करता है, हाईली स्टेबल भी है। बहुत छोटा से छोटा शिफ्ट को, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, तो बहुत छोटा से छोटा शिफ्ट को ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए तो इसको हाईली प्रिसाइज कहते हैं कि एकदम एक्यूरेट है ये। और ये थाउजेंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है एक बार में। ठीक, प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये इसके बारे में बेसिक तुमको जो करंट में था वो बता दिए, इसका थोड़ा और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं वो बता दिए। अब फ्रीक्वेंसी कॉम्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं वो देखो। तो इसका इस्तेमाल एटॉमिक क्लॉक में होता है, फिजिक्स के मेज़रमेंट में होता है, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स के मूवमेंट को नापने में, प्लैनेट्स के फोटोज़, प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में एस्ट्रोनॉमी में हेल्प करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हेल्प करता है। तो ये सब इसके अलग अलग एप्लीकेशन हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इतने एप्लीकेशन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो सीधा रूल ये कहता है कि साइंस एंड टेक का या किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर यूपीएससी एप्लीकेशन पूछ रहा है तो वो सारे स्टेटमेंट सही होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मान लो आज उसका इस्तेमाल उस चीज़ में नहीं हो रहा है। मान लो इस फ्रीक्वेंसी कॉम्ब का इस्तेमाल आज स्पेस सेक्टर में नहीं हो रहा है, जस्ट एन एग्जांपल मान लो, लेकिन होने को तो हो ही रहा है एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन तुम मान कर चलो कि फ्रीक्वेंसी कॉम्ब का इस्तेमाल स्पेस सेक्टर में नहीं हो रहा है, जस्ट एन एग्जांपल मान कर चलो। लेकिन यूपीएससी ने सवाल पूछा, स्पेस सेक्टर भी दिया है, तुम स्पेस सेक्टर को गलत किए कि नहीं ये तो नहीं लिखा था, स्पेस सेक्टर में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्या गारंटी है कि 10 दिन बाद इसरो आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी कॉम्ब का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेगा? तो साइंस एंड टेक के जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको गलत साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हो सकता है अभी इस्तेमाल ना हो रही हो, आगे होने लगे, तो उसको गलत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिंपल रूल ये कहता है कि साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव होता है। और सारे एप्लीकेशन हम याद तो कर नहीं सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, तो दिमाग हमारा है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी कॉम्ब बेसिक एंटी क्लॉक एटॉमिक क्लॉक में इस्तेमाल होता है। फिजिक्स के मेजरमेंट में, फिजिक्स में हम अलग अलग मेजरमेंट करते हैं ना, तो उस मेजरमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस सेक्टर, प्लैनेट के मूवमेंट्स में, प्लैनेट्स के स्टडी में इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। ये बेसिक तुमको हम बताए, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी कॉम्ब का एप्लीकेशन आता है तो मार देना डी, ऑल ऑफ द अबव, वो सही हो जाएगा।
और अभी तक का असेसमेंट और जितना आंसर की है सब में एप्लीकेशन बेस्ड सब सही हैं, ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन सही हैं 99.9999% केसेस में। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन 20 साल में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर निकल जाएगा जो कि 3 ही सही होगा या 2 ही सही होगा। तो मोस्टली जो एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसने सवाल पूछा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर वो सारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत से लोग रूल जानते भी होंगे और उसका तुमको हम लॉजिक बता दिए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है कोई देश कहीं किसी कोने में बैठ के कर रहा हो, हमको पता नहीं है, उस बात को गलत साबित करना मुश्किल है ना। ठीक, मान लो हम गैस पे अभी चावल नहीं बनाते हैं अपने घर में, जस्ट एन एग्जांपल, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे गैस पे चावल नहीं बन सकता है, हम बना नहीं रहे हैं अभी, बनने को तो बन ही सकता है, तो इस्तेमाल होने को तो हो ही सकता है, अभी हम नहीं कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, 10 दिन बाद करने लगेंगे, सिंपल सी चीज़। इसीलिए वो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट सही होता है रीजनिंग के बेसिस पे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। कोई तुक्का नहीं है कि साइंस एंड टेक के जितने क्वेश्चन आएंगे सबका डी होगा, नहीं, पहली बात सबका डी नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव निकल जाता है। क्यों निकल जाता है वो तुमको बता दिए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इस्तेमाल हम नहीं करेंगे उस यूज़ में, ये इसको गलत साबित करना ना के बराबर इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सबके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, आज अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो कल होने लगेगा, सिंपल सी चीज़। आज अगर हम अपने गैस पे चावल नहीं बना रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि चावल हमारे गैस पे बन ही नहीं सकता है, कल बना देंगे, तुम्हारी बात को गलत साबित कर देंगे। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी कॉम्ब के बारे में हो गया, साइंस एंड टेक का थोड़ा सा जुगाड़ भी बता दिए। अब आगे चलो, दूसरा टॉपिक देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है हम गलत करते हैं, पोपो कैटपेट, हाँ पोपो कैटीपेट वन वॉल्केनो, ये पेट के बाद ना वन लगा है, पोपो कैटीपेट वन वॉल्केनो। अब इसका पहला 3D इमेज क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग कैमराज का इस्तेमाल करके, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके, ये जो ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया है ना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल करके इस वॉल्केनो का एक 3D इमेज क्रिएट किया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि वॉल्केनो तो हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन किसी वॉल्केनो का कोई 3D इमेज काहे क्रिएट कर रहा है। क्रिएट करने का कारण है क्योंकि ये जो वॉल्केनो है ना, ये क्रेटर के अंदर 18 किलोमीटर तक अंदर है, 18 किलोमीटर तक अंदर उसका क्रेटर है। तो चलो बाहर का तो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, लेकिन इस 18 किलोमीटर अंडर डेप्थ में सोचो तुम, नीचे 18 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और जब 18 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो ये क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होगा, इसी को एसेस करने के लिए हमने एक 3D मॉड्यूल, मतलब इंडिया ने नहीं, ग्लोबल लेवल के साइंटिस्ट ने एक 3D मॉड्यूल इसका तैयार किया है थ्रू AI एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो क्यों 3D इमेज बना है एक वॉल्केनो का, समझ में आ गया? क्योंकि ये जो पोपो कैटीपेट वन वॉल्केनो है ना, ये 18 किलोमीटर डीप अंदर क्रेटर तक है एक्सटेंड किया हुआ। तो ऊपर का सरफेस तो हमको आंख से दिख रहा है, मटेरियल उठा लिए, सैंपल उठा लिए, रिसर्च कर लिए, लेकिन 18 किलोमीटर नीचे क्या है, कैसी चीज़ें हैं, उसको भी तो स्टडी करना होगा, करते ही हैं लोग। तो उसके स्टडी के लिए एक 3D इमेज मॉडल बनाया गया है थ्रू AI, थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके। तो अब क्लियर हुआ कि किसी वॉल्केनो का, इस वॉल्केनो का 3D इमेज क्यों बनाया गया है। अब ये वॉल्केनो है कहाँ, तो देखो ये वॉल्केनो जो है ना बॉर्डर पे है, किसके किसके बॉर्डर पे, मैक्सिको, सेंट्रल मैक्सिको और प्यूबला एक कंट्री है, प्यूबला एक कंट्री है, इन तीनों कंट्री के बॉर्डर पे ये वॉल्केनो लोकेटेड है। अब एक और डाउट रहता है जो हमसे अभी भी कुछ दिन में पूछे हैं लोग, मैपिंग का क्लास कैसे करें, मैपिंग का क्लास करा दीजिए, मैपिंग का ये दे दीजिए। अरे मैपिंग ये क्या है, ये मैपिंग नहीं है तो क्या है। तुमसे अगर पूछ देगा पोपो कैटीपेट वन वॉल्केनो कहाँ लोकेटेड है, और 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा, दुनिया उसको कहेगी मैपिंग का सवाल है, हम कहेंगे करंट अफेयर का सवाल है, हाँ लोकेशन बेस्ड सवाल है। तो मैपिंग का क्लास करना मतलब, मैपिंग पढ़ना मतलब थोड़ी ना होगा कि पूरा ग्लोब तुम्हारे सामने नचा नचा कर पिन पॉइंट डालेगा कि देखो यहाँ से ये पहाड़ बह रहा है, यहाँ से ये नाला निकल रहा है, यहाँ से ये नदी निकल रहा है। वो कभी ज़िंदगी में तुम ग्लोब नहीं याद कर पाओगे। और दूसरी चीज़, मैप से कितने क्वेश्चन आने हैं, 1 से 2 आने हैं। तो जहाँ पे टाइम इफ़िशियंसी हमको मिलेगी नहीं, हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना, तब वो हमको याद हो पाएगा अलग अलग मैप के क्वेश्चन। और UPSC को बस ग्लोब नचाना है, जहाँ उसका मन करेगा अक्कर बक्कर बम्बे बोल करके वो एक कोई मैप का क्वेश्चन डाल देगा।
जो कि 70-80% बच्चों को नहीं आता है मैप का क्वेश्चन, तुम कितनी भी तैयारी कर लो। वो तुमसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि गंगा रिवर कहाँ से निकल रही है जो तुमको हम मैप करा दे। ठीक, तो ऐसे ही मैप किया जाता है। वो वेस्ट एशिया तुमको हम कराए थे, साउथ चाइना सी कराए थे, अफ्रीका कराए थे, इथोपिया कराए थे, सोमालीलैंड अभी तो अब 1 महीने में कराए हैं ना, सोमालीलैंड ये सब कराए हैं, जिबूती आइलैंड कराए हैं। ये सब क्या है? मैप का ही तो सवाल है। चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, सी पैक, ये जो इतना मैप, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये इतना जो तुमको हम स्ट्रेट और इतना कराए हैं, ये सब मैप ही तो है भाई। तो यहीं से तो सवाल आना होगा तो आएगा, और अगर यहाँ से नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, समझ जाओ तुम। क्योंकि ग्लोब याद कर लेना किसी के बस की बात नहीं है, और मान लो याद करेंगे भी तो हम फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने नदी नाले पहाड़ दुनिया में बह रहे हैं। और अगर यूपीएससी चाह लेगा कि मैपिंग का क्वेश्चन कोई नहीं बना पाए तो कोई नहीं बना पाएगा, उसको बस ग्लोब घुमाकर उंगली रखना है आंख बंद करके, जहां उसकी उंगली रखी मिल जाएगी ना वहीं से वो सवाल बना देगा मैप का, और हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भैया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ जाएगा उस पर तैयार करो ना। पॉलिटी इकोनॉमिक्स अकेले 30 क्वेश्चन पकड़ता है हर साल प्रीलिम्स में, उसको तैयार कर लो। 30 दूना 60 मार्क्स ऐसे ही हो गए तुम्हारे। चलो 10-5-6 गलत भी करोगे तो 50 मार्क्स तो एश्योर कर लो कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मिला के एटलीस्ट मेरे 50 छोड़ो 45 मार्क्स तो इंश्योर कर लो। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में हर साल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिक्स करके। ये 40 मार्क्स तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इसमें से 10, ये इसमें से अगर 10-12 भी सही करोगे तो कितना हो जाएगा? 60-70 मार्क्स तक तो तुम ऐसे ही पहुंच गए, 75 मार्क्स तक। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब भी हम करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं। इन सबको थोड़ा बेसिक लॉजिक, एलिमिनेशन लगाकर 90-100 तक ऐसे ही लोग पहुंचते हैं। तुम ये चाहोगे कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th के जैसा हम तैयार कर ले सिलेबस, अब पूरा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर ले और प्रीलिम्स में जाए 60 क्वेश्चन मारे, 60 में से 55 सही निकल जाए, 5 चलो गलत हो गया डाउट वाला। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो लगातार तैयारी करते हैं ना वो भी प्रीलिम्स में 30 से ऊपर नहीं श्योर शॉर्ट सही कर पाते हैं, वो भी 30 डाउटफुल रहता है। उनकी सांस 3 दिन बाद रिलैक्स होना शुरू होती है जब 5 जगह से आंसर की मिला लेते हैं तब। ठीक, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रादर जो कन्वेंशनल सोर्स है ना प्रीलिम्स के लिए उसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ से 30 पक्के हैं आने हैं, 27 से 30 पक्के हैं आने हैं, हर साल आ रहे हैं। तो इसको कवर करो ना, 50 मार्क्स तो हाथ में है भाई। और पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो अच्छे से पॉलिटी किया है वो 100% एक्यूरेसी से पॉलिटी का क्वेश्चन सही करेगा। ऐसे पॉलिटी के टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, 1-2 रैंडम निकल गए जो टफ हैं, कभी गलत हो गया, इंसान ही है हम, किसी से भी गलत हो सकता है। लेकिन 99% एक्यूरेसी पॉलिटी में अचीव की जा सकती है। इकोनॉमिक्स में 90%, 92% तक एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है अगर वो स्टैटिक ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट बैलेंस करके पूछ रहा है तो। अब एकदम हाइपर क्वेश्चन पूछ देगा 2023 के जैसा तो सब बर्बाद होंगे, तुम भी बर्बाद होगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी बर्बाद होगा। तो अनसर्टेनिटी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है, और उस अनसर्टेनिटी को हम अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ट्रेडिशनल सोर्स प्रीलिम्स में काम करता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साथ में करंट अफेयर। इससे तुम्हारे 50 से 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। हिस्ट्री तुम अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट किए हुए हो तो 10-15 क्वेश्चन तुमको और मिल जाएगा। 80 क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा कि हाँ ये हम पढ़े हैं, 80 क्वेश्चन हमको दिखा हुआ लग रहा है। उस 80 में से तुम 30-32 तक ठीक ठाक सही अच्छे एक्यूरेसी के साथ 95% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लोगे। 5% डाउटफुल रहेगा, कुछ गलत भी होगा, इंसान है तो कुछ एलिमिनेशन करके पहुँचोगे, 50-52 तक स्कोर पहुँच जाएगा तुम्हारा सही में, और 100 से ज़्यादा कट ऑफ जानी नहीं है। तो हर चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचो। 9th-10th के बच्चे तो कोई थोड़ी ना है जो तुमको हर चीज़ समझाया जाएगा। खुद सोचो कि अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट को तो हमको आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर हम 5 घंटा मैपिंग पे देंगे, क्या गारंटी है कि 5 घंटा मैपिंग पे दिए उसी 5 घंटे में जो पढ़े हैं, जो याद किए हैं वही पूछेगा यूपीएससी। यूपीएससी के पास पूरा ग्लोब है, पूरा एशिया है, पूरा अफ्रीका है, पूरा अमेरिका है, पूरा लैटिन अमेरिका है, पूरा एंटार्क्टिका है, पूरा नॉर्थ अमेरिका है। उसको जहाँ मन करेगा उंगली रखेगा वहाँ से वो सवाल बनाएगा। तो हम जो 5 घंटे में मैपिंग पर है, 5 घंटा अपना बर्बाद किए, और जो जितना तैयार किए, याद किए, हालांकि 5 घंटे में याद होने वाली चीज़ वो है नहीं, क्योंकि पूरा फैक्ट है वो, तुम उसको याद कर भी लिए समय लगाकर, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ अगर नहीं आया सवाल तो। लेकिन अगर 5 घंटा पॉलिटी को दिए हो तो वहाँ से आएगा सवाल।
5 घंटा इकोनॉमिक्स को दियो तो वहाँ से सवाल आएगा, 5 घंटा करंट अफेयर को दियो तो वहाँ से सवाल आएगा। तो पहले कमांड उसको करो ना जहाँ से फिक्स है कि आएगा। अनसर्टेन को हम बाद में देखेंगे, जितना हो पाएगा देख लेंगे, नहीं हो पाएगा नहीं देखेंगे। अब मैपिंग वैपिंग कोई तैयार करके नहीं जाता है, जिसका भी निकल गया चाहे वो रैंक 1 ले आया हो, हम गारंटी तुमको दे रहे हैं। हकीकत जब तुम टॉपर बनोगे ना, जब सेलेक्ट हो जाओगे ना, तब रियलाइज़ करोगे कि ये मैनिपुलेटेड माइंड चलता है। हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हमको स्ट्रैटेजी और इतना ज़्यादा हमको डाइवर्जन मिल रहा है ना कि हमारे माइंड में वो बैकलॉग बनते जाता है कि अरे मैपिंग भी तो करना है, मैपिंग भी तो एक नया यूनिट है। अरे मैपिंग कोई क्या करेगा भाई? मैपिंग करना मतलब क्या? यूपीएससी तुमको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देगा या वर्ल्ड का फिजिकल मैप दे देगा, कहेगा बताओ ये लोकेशन कहाँ है, गोल करके मार्क करो, जैसे 5वां 6ठा में एग्जामिनेशन में मैप मिलता था इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वैसा होता है? नहीं, वो तो सीधे 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा ये प्लेस कहाँ है, जैसे ये प्लेस कहाँ है बताओ बताओ। मैपिंग का सवाल आ गया यूपीएससी में। रुकना 1 सेकंड, ये लो मैपिंग का सवाल आ गया। पोपोकैटीपेट 1 वॉल्केनो कहाँ लोकेटेड है? मैपिंग का तो सवाल है, तो ये हो रहा है मैपिंग। हम बहुत मैपिंग के टॉपिक कर चुके हैं करंट अफेयर पे। अब हम समझ नहीं पाते हैं कि मैपिंग का अलग से कौन सा क्लास होता है और कैसा क्लास वो होता है। तो थोड़ा सा ये 2 डाउट जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर और मैपिंग को लेकर, 3-4 लोगों ने इकट्ठे हमसे अभी 2-3 दिन में पूछा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास उनको हम समझाए यही चीज़, लेकिन आज पहला और दूसरा न्यूज सेम मैपिंग और साइंस एंड टेक से आ गया है। तो हम अपनी बातों को जो उनको समझाए थे जस्टिफाई कर दिए हैं। अगर वो वीडियो देखेंगे तो मेरी बात से रिलेट कर लेंगे, ठीक। और जो ना भी हम मेरी एडवाइस मानेंगे, वो अल्टीमेटली लास्ट में रियलाइज़ यही करेंगे कि मैपिंग पे टाइम बर्बाद करने से इफ़िशियंसी नहीं आती है। तुम कितना लोकेशन याद कर लोगे यार? याद ही तो करना होगा, वो मैप को याद ही तो करना होगा कि हाँ अमेरिका में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम ये है, इस पहाड़ से एक नदी बहती है, नदी यहाँ आके मिलती है, इस नदी के 5 ट्रिब्यूटरी हैं। याद करो, ये एक लोकेशन हुआ। ऐसे चाहते हो तो हम PDF निकाल के गूगल से देते हैं, पूरे दुनिया के रिवर्स के नाम, पूरे दुनिया के माउंटेन्स के नाम, पूरे रिवर्स जितने दुनिया में बह रहे हैं उनके ट्रिब्यूटरीज़ के नाम, पूरे दुनिया में कितने वॉल्केनोज हैं उनके नाम, सब निकाल के दे देंगे। 1 घंटा हमको लगेगा गूगल से निकालने में, हमको क्या, तुम ही निकाल लोगे। चलो बहुत हो गया, टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो कहाँ लोकेटेड है देख लिए। अब ये वॉल्केनो जो है ये बना कैसे है? तो ये अच्छा वॉल्केनो बनता कैसे है? सबडक्शन से बनता है ना। 2 प्लेट होते हैं, ये हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। 2 प्लेट जब कन्वर्ज करते हैं तो एक प्लेट जो हल्का वाला होता है, ये एक प्लेट जो होता है वो अंदर घुस जाता है, और ये इसी को हम जोन ऑफ सबडक्शन कहते हैं। और ये जब जोन ऑफ सबडक्शन होता है, ये एक प्लेट अंदर घुसा तो यहाँ पे जो मैग्मा है गरम गरम, इससे ये पूरा मटेरियल पिघलता है और फिर यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे भी सबडक्शन होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे सबडक्शन ऐसे होता है, 2 प्लेट दूर जा रहे हैं आपस से, और एक पॉइंट आएगा वो ऐसे सबडक्ट कर जाएंगे, और जहाँ सबडक्ट करते हैं वहाँ गड्ढा बनता है जिसको ट्रेंच बोलते हैं। और सबडक्शन के बाद ये फिर मैग्मा चैम्बर में आए, मैग्मा में गए, ये पिघले, और पिघलने के बाद ऐसे वॉल्केनो निकलता है। यही वॉल्केनो फिर मिड ओशनिक रीजेस बनाता है। ध्यान में आ रहा है? जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट कराएंगे फरवरी में रिवीजन। तो सबडक्शन होता है तब वॉल्केनो फॉर्म होता है। और यहाँ पे ये जो वॉल्केनो है पोपोकैटीपेट 1 वॉल्केनो, ये इसमें किसका किसका सबडक्शन, कौन से 2 प्लेट का सबडक्शन हो रहा है? तो कोकोस एंड रिवेरा प्लेट बीनीथ जा रहे हैं, सबडक्ट कर रहे हैं किसके? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के। तो कोकोस एंड राइवेरा प्लेट या रिवेरा प्लेट जो भी कहो, ये सबडक्ट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब ये जो वॉल्केनो है कौन सा, यही वाला, इसी की बात अभी कर रहे हैं। ये 2023 में लास्ट इसका इरप्शन हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना, ये हर दिन ऐश, गैस और स्मोक रिलीज़ करता है। इस वॉल्केनो से हर दिन धुआं, गैस और ऐश ये सब रिलीज़ होते रहते हैं, ऐश पार्टिकल्स ये सब निकलते रहते हैं, इसलिए इसको हम स्मोकिंग माउंटेन भी बोलते हैं। ये फैक्ट ध्यान में रखना, पूछ देगा स्मोकिंग माउंटेन रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कहाँ लोकेटेड है, इसका दूसरा नाम क्या है, कौन से, ये है क्या, तो वॉल्केनो है। कौन सा वॉल्केनो है? तो एक्टिव स्ट्रेटो
वॉल्केनो है। एक्टिव मतलब अलग अलग वॉल्केनो होते हैं ना, एक डोरमेंट होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, एक एक्सटिंक्ट होते हैं। एक्सटिंक्ट वो वॉल्केनो हो गए जो फटेंगे ही ना, जो अब कभी नहीं फटेंगे, जिनकी कहानी खत्म है। डोरमेंट मतलब बहुत टाइम से फटे नहीं है लेकिन फट सकते हैं, और एक्टिव मतलब जो फ्रीक्वेंटली फटते रहते हैं। तो ये जो पोपोकैटीपेट-1 वॉल्केनो है ना, ये एक्टिव वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, स्ट्रेटो वॉल्केनो, कोन्स वॉल्केनो, डोम वाला वॉल्केनो, एसिडिक और बेसिक लावा के फॉर्मेशन पे वो वॉल्केनो बनता है। तो अलग अलग वॉल्केनो के टाइप्स भी हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये जो वॉल्केनो है हर दिन स्मोक गैस ऐस रिलीज करते रहता है, इसलिए इसको स्मोकिंग माउंटेन भी कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। विद इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि वॉल्केनो के लिए फेमस है। तो ये सबसे खतरनाक वॉल्केनो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। इससे हमको एक और बात पता चला कि ये वाला जो वॉल्केनो है ये रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, और वहाँ पे ये सबसे खतरनाक वॉल्केनो माना जाता है। क्यों खतरनाक माना जाता है? क्योंकि ये बहुत क्लोज है पॉपुलेटेड एरिया के, सिविल एरिया के बहुत क्लोज है। तो अगर ये फटता है ना तो डेथ, कैजुअल्टीज़ और लाइफ लॉस, इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा होंगे। ठीक, तीसरा टॉपिक देखो, 5th मीटिंग ऑफ प्रगति कंडक्टेड। गवर्नेंस किसका किसका हो गया है? हम जो गवर्नेंस डाले हैं किसका किसका हो गया है? जिसका भी हो गया होगा उसको प्रगति इनिशिएटिव याद आ गया होगा। हम एग्जाम्पल में बताए हैं कि गवर्नेंस में प्रगति इनिशिएटिव का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। प्रगति डिस्कस भी किए हैं गवर्नेंस के वीडियो में, आज कंप्लीट आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि अभी 50वां मीटिंग प्रगति का कंडक्ट हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया हुआ है, कंक्लूड हो चुका है, ये किया गया है और वो पूरा भी हो चुका है। तो प्रगति के बारे में देखो, प्रगति का पहले फुल फॉर्म देखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हमको प्रोएक्टिव गवर्नेंस करना है, पहले से एक्टिव रहना है आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, आने वाले चैलेंजेस के लिए। ये नहीं कि कुछ हो गया तब हम एक्टिव हुए, पहले से एक्टिव रहो ना, पहले से तैयार रहो। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो भी स्कीम है, प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कराना है। इसके नाम से ही, इसका फुल फॉर्म से ही इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे हैं कि ये गवर्नेंस को अच्छा करने की बात कर रहा है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को करने की बात कर रहा है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? एम यही है, अकाउंटेबिलिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और टाइमली डिसीजन मेकिंग हो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, ये इसका एम है। अब इसके फीचर्स देख लो। तो ये मल्टीपर्पस है, इसके बहुत सारे पर्पस हैं, अभी बताएंगे आगे क्या क्या पर्पस हैं। और ये मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म भी है, मतलब इसमें स्टेट, सेंटर्स, कैबिनेट मिनिस्टर सब बैठते हैं। देखो, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट्स के लोग भी होते हैं, स्टेट के सीएम भी होते हैं, और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ है अलग अलग, वो भी मिनिस्ट्रीज इसमें आके बैठती है। और पीएम यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो डायरेक्ट इंगेज करते हैं स्टेट के साथ भी और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी। पीएम डायरेक्ट बातचीत करते हैं कि कैसे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए प्रोजेक्ट्स का, एक्टिव गवर्नेंस कैसे किया जाए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, टाइमली डिसीजन मेकिंग, ये सब कैसे किया जाए। क्योंकि सेंटर तो दिल्ली में बैठा है ना, असल में फंक्शन अलग अलग स्टेट्स में तो स्टेट्स के सीएम इंप्लीमेंट करेंगे, यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर थोड़ी ना रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए प्रगति में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, स्टेट्स भी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी है। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से डायरेक्ट इंगेज करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट कर रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, तीनों करंट अफेयर में तुमसे करवा चुके हैं, आंसर राइटिंग भी करवा चुके हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, स्टेट, सेंटर सब एक साथ होकर काम कर रहे हैं ना। अब ये जो प्रगति इनिशिएटिव है ना, ये अलग अलग इंडिया में इनिशिएटिव को होस्ट किया है। जैसे इंडिया में एक इनिशिएटिव है ना, पीएम गति शक्ति, परिवेश इनिशिएटिव, पीएम रेफरेंस पोर्टल, इन सब का होस्ट कौन है? तो इन सब का होस्ट है ये प्रगति। ठीक, तो ध्यान रखना, प्रगति ने ही इन तीनों को होस्ट किया है। और प्रगति को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखना, प्रगति को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ सकते हैं इससे कि प्रगति क्या है, प्रोविज़न क्या है, कौन चेयरपर्सन होता है, एम क्या है, कब लॉन्च हुआ, ऐसे करके। तो 2015 में लॉन्च हुआ, ध्यान रखना, ऊपर बताए हुए हैं। गवर्नेंस में भी इसको तुमको हम बताए थे, मेंस में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो गवर्नेंस में तुमको हम बताए थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखो, तो ऑब्जेक्टिव यही है, फुल फॉर्म से ही क्लियर था जब तुमको हम बताए थे तो, कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसको फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट करें, मतलब उसको जल्दी जल्दी डेवलप करें। ये नहीं कि 20 साल से डेवलपमेंट हो ही रहा है,
अभी तक काम चालू है, कोई उसमें इफ़िशियंसी नहीं आ रही है, तो वो नहीं करना है। फास्ट ट्रैक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। जो गवर्नमेंट स्कीम्स अलग अलग चलती है उसमें अलग अलग करप्शंस के आरोप लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उस गवर्नमेंट स्कीम्स के आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाए, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि सिटीजन्स के ग्रीवांसेस को, मतलब लोगों की समस्या को, लोगों के ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाए। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। ये टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करता है, ठीक है, मल्टी मॉडल और मल्टीपर्पज़ तो है ही, और ये टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करता है। तो तुमको हम गवर्नेंस में बताए हुए हैं कि ये गुड गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल है और ये ई गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल है प्रगति। हम बार बार बोल रहे हैं गवर्नेंस में, अभी वो टॉपिक खत्म किए हैं और देखो करंट अफेयर में न्यूज़ आ गया। ऐसे ही करंट अफेयर के गवर्नेंस के कितने सारे टॉपिक तुमको हम एक साल में करा चुके हैं करंट अफेयर में, 6 महीना 8 महीना जो भी जितने टाइम से लोग जुड़े हैं, बहुत सारे गवर्नेंस के टॉपिक करा चुके हैं। तो वो जो कंसोलिडेटेड तुमको हम डाले हैं ना 16 पेज का नोट्स, मतलब बोथ साइड 16 पेज, 32 पेज टोटल हैं, और वो 2 सवा 2 घंटे का एक वीडियो है, वो देख लोगे, गवर्नेंस से कुछ नहीं छूटेगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसका सिग्निफिकेंस देखो कि प्रगति का फ़ायदा कहाँ कहाँ किसको किसको हुआ है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। ऊपर ही हम बोले कि देखो सेंटर स्टेट सब मिलके काम कर रहे हैं। हाई प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन रेट, प्रगति के आने से प्रोजेक्ट की जो रिजोल्यूशन रेट है, प्रोजेक्ट में जो जो दिक्कत थी वो रिजॉल्व बहुत तेज़ी से हुई है। 94% इशूज़ को इसने आइडेंटिफाई किया है और सॉल्व भी किया है। तो हाई प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन रेट है इसका, जिससे कि डिलेज कम हो गया है, कॉस्ट एक्स्ट्रा पैसा जो लगते थे वो बच गए हैं, और कोऑर्डिनेशन फेलियर जो होता था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन फेलियर, मान लो स्टेट से कोई स्कीम लॉन्च हो गया, पैसा निकल गया, और सेंटर से स्कीम लॉन्च हो गया, पैसा निकल गया, स्टेट्स तक पैसा पहुंचा, लेकिन सेंटर और स्टेट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दिक्कत हो गया इम्प्लीमेंट करने में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन फेलियर होता था उसको भी काफ़ी रिड्यूस किया है इस प्रगति इनिशिएटिव ने। देखो ना 94% इशूज़ को आइडेंटिफाई किया है इसने। और इसके फ़ायदे देखो, तो और फ़ायदा ये है कि अनलॉक्ड लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट, बहुत पुराने पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को इसने अनलॉक किया है, मतलब वापस से लाकर इम्प्लीमेंट तक कर दिया है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में लिखे हैं, बताना ये सब गवर्नेंस के भी एग्जाम्पल में भाई, ठीक है। देखो जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, ये 1994 में अप्रूव हुआ था, 1994 में इसको अप्रूवल मिला था, और ये देखो कमीशन अभी 2025 में किया गया है इसी प्रगति के थ्रू। तुम सोचो कितना डिलेड हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चलता था। अब प्रगति ने थोड़ा सा इसको अब एकदम से रिवैम्प थोड़ी ना कर दिया है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सुधार लाया है। 1994 का प्रोजेक्ट था ये, जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, 1994 में ये अप्रूव हो गया था, लेकिन कमीशन अभी 2025 में इसको किया गया है। ठीक, फिर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको भी प्रगति ने, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था, प्रगति ने इसको अनलॉक करके इम्प्लीमेंट करवाया है। बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक हमको रेल और रोड दोनों के लिए ब्रिज बनाना था, मतलब ऊपर ट्रेन चलते हैं नीचे रोड हैं, या नीचे रोड हैं ऊपर ट्रेन चलते हैं, ऐसा वो जो बनता है ना, उस टाइप का ब्रिज बनाना था ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये भी काफ़ी डिलेड था, लेकिन प्रगति ने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, विथ एग्जाम्पल लिखना इसको गवर्नेंस के आंसर में भी। और अगर इस सिंपली प्रगति के बारे में तुमसे मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो उस पर भी अभी देंगे, आज तुमको मेंस का क्वेश्चन प्रगति पे ही देंगे। सोमनाथ टेम्पल देख लो यार, ये कल भी न्यूज़ में था, कल हम जानबूझ के नहीं कराए थे क्योंकि इसको थोड़ा ना मेडाइवल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से लिंक कराना होगा। तो ये सोमनाथ टेम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग से यूपीएससी सवाल पूछ चुका है 2015 से 21 के बीच में, किसी न किसी पेपर में तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है ज्योतिर्लिंग से। वो 4 ऑप्शन दिया था और बोला था इसमें इस चारों में से कौन एक ज्योतिर्लिंग है या कौन एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, ऐसे करके। ठीक, तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? सौराष्ट्र गुजरात में लोकेटेड है, कोस्ट लाइन के किनारे ये लोकेटेड है। अब सोमनाथ का मतलब क्या होता है? चंद्रमा के जो भगवान हैं वो हैं सोमनाथ। तो ये शिव का लिंग है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, महादेव का, शंकर भगवान का, और उनको चंद्रमा का भगवान बोला जाता है कि ये चंद्रमा के भगवान है। क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी कहानी है, भी बताते हैं। उनके सर पे चांद है ना, उनके सर पे चंद्रशेखर भी उनको हम कहते हैं ना, तो चंद्रमा के भी वो भगवान हैं। ठीक है, तो सोमनाथ का मतलब ही यही है, सोम मतलब चंद्रमा, और जो सोम के नाथ है वहीं सोमेश्वर नाथ है, महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है उसका मतलब यही है। अब इसके पीछे भी कहानी है, चंद्रमा के भगवान वो बने कैसे? पहले उनके सर पे चंद्रमा नहीं था,
चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने दिया था श्राप क्षय होने का, नष्ट हो जाने का। ठीक है, अब क्यों दिया था कहानी लंबी हो जाएगी। बस श्राप दिया था चंद्रमा कि तुम नाश हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो ऑलरेडी डिग्रेड होना शुरू हो गए थे, उनकी बॉडी पैर से डिग्रेड होना शुरू हुई थी, कमर तक बढ़ते बढ़ते जा रही थी। फिर उसको सॉल्यूशन दिया गया कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ऋषि मार्कंडे ने ये सॉल्यूशन दिया था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, शिव ही आपको इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब शिव आए थे और कहे थे कि आपने वो काम किया है जिसका दंड आपको मिला है, प्रजापति दक्ष ने जो आपको श्राप दिया है, तो आपका जो काम था उसका सज़ा आपको मिला है, तो हम आपको उसके लिए माफ़ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पनिशमेंट के लिए डिज़र्विंग हैं, आपको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। लेकिन आपके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाने से ये जो अर्थ है इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि मून एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अर्थ का। इसलिए हम आपको अपने शीश पे धारण करके अभय दान देते हैं। और ये महाशिवरात्रि का दिन उस दिन मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन शिव की पूजा होना शुरू हुई थी, क्योंकि शिव को भी श्राप मिला था प्रजापति दक्ष से कि कोई शिव का पूजा नहीं करेगा। ठीक है, तो बड़ी लंबी इसकी कहानी है, अभी शॉर्ट में तुमको समझ में नहीं आया होगा। बस सीधा समझो कि चंद्रमा के भगवान शिव जी इसलिए बने क्योंकि चंद्रमा को श्राप मिला था कि तुम बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, लेकिन शिव ने आकर उनको जीवन दान दिया था और कहा था मेरे शीश पे आ जाइए। तो शिव तो जिनका ना आदि है ना अंत है, उनके शीश पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा नष्ट नहीं होंगे। लेकिन ये भी कहा था कि आपने काम तो गलत किया है, इसलिए दक्ष ने जो आपको श्राप दिया है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। आप महीने में 15 दिन तक आपका क्षय होगा और 15 दिन के बाद वापस आप धीरे धीरे फुल मून पे आ जाएंगे। तो वो पूर्णिमा और अमावस्या का कॉन्सेप्ट ना इसी प्रिंसिपल पे, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि 15 दिन चंद्रमा का शेप घटता जाता है, वो प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण घटता है, ऐसा स्पिरिचुअल माइथोलॉजी कहती है। ठीक है, अब हो सकता है साइंटिफिक आइडियोलॉजी इसको नकार दे, तो वो घटता जाता है और फिर एक अमावस्या की रात आती है, अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा बड़ा होना शुरू होता है और फुल मून आता है। तो वो जो डिग्रेड होता है ना चंद्रमा का शेप, वो प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण होता है, क्योंकि शिव तो जस्टिस इंश्योर करते हैं। वो बोले कि आपका एक्शन गलत था, उस एक्शन के लिए उन्होंने आपको श्राप दिया है, तो गलत तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाइएगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम आपको आपके शीश पे धारण करके आपको अभय दान देते हैं। ये थी कहानी। इसलिए चंद्रमा का जो भगवान है वही सोमनाथ है। समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा बता दिए, यूपीएससी में ये सब नहीं पूछेगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे इंडिया में, इस 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। ठीक, इस साइट को हम प्रभाषा भी कहते हैं। ये 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, कपिला रिवर, हिरन रिवर और सरस्वती रिवर। 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सोमनाथ मंदिर है। ऑल्सो नोन एज सोमेश्वरा, इसको हम सोमेश्वरा भी कहते हैं। और ये सोमेश्वरा नाम किसने दिया था? तो गुज्जर प्रतिहारा का एक ये किंग था नागाभट्ट II। ये घूमने गए थे सौराष्ट्र, और जब घूम के आए थे तो ये कहे थे कि हम सोमेश्वरा घूम के आए हैं, तब से सोमनाथ का नाम सोमेश्वर भी लोग जानने लगे। ठीक, अब 1026 में जब भीमा वन का शासन था सौराष्ट्र गुजरात में, तब मोहम्मद गजनी आया, सोमनाथ टेम्पल को लूट के चला गया, जितना वहाँ का वेल्थ था सब कुछ लूट के चला गया। फिर 1143 में, 1143 से 1172 तक, मतलब 1143 से 72 तक कुमार पाला का रिजीम था, और इन्होंने ये सोमेश्वर नाथ टेम्पल को फिर से बिल्ड किया। लेकिन देखो फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की एक आर्मी थी जिसको लीड कर रहा था उलुग खान। इसने डिफीट किया किसको? वाघेल के किंग करण को, और दोबारा से सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया। ठीक, फिर दोबारा टेम्पल बनाया गया। किसने बनाया? महिपाला वन और 14वां किंग ने बनाया, और 1308 में ये दोबारा टेम्पल बना था। और जब दोबारा बना तो वहाँ पे जो शिवलिंग इंस्टॉल किया गया वो खेंगारा नाम के एक आदमी ने किया था। ये देखना, ये ना भी याद रहे तो चलेगा, इतना डीप नहीं पूछेगा। अब ये दोबारा इस्टेब्लिश हुआ टेम्पल। फिर तीसरी बार 1395 में फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया इस टेम्पल को, और इसको डिस्ट्रॉय किया जफर खान ने। ये जफर खान याद रखना, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है अभी बता रहे हैं। जफर खान ने तीसरी बार 1395 में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जफर खान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुजरात में जब दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था ना, तो दिल्ली सल्तनत के तरफ से जो गुजरात का लास्ट गवर्नर था दिल्ली सल्तनत के तरफ से, वो जफर खान ही था। और गुजरात सल्तनत की जो खोज हुई है, फाउंडर जो गुजरात सल्तनत
का है वो भी जफर खान ही है। सीधा एक लाइन बना देगा, गुजरात सल्तनत फाउंडेड बाय होम, या लास्ट गवर्नर ऑफ गुजरात अंडर अंडर दिल्ली सल्तनत कौन था? जफर खान। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है मेडाइवल का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एरिया आ जाएगा, जफर खान। ठीक, तुम ये सब मत याद रखना, ये सब नहीं याद रखना, ये इतनी चीज़ें किसी को याद नहीं होगी, ना हमको होगी ना किसी को होगी। फैक्ट लिखने के लिए लिख दिए हैं, तुमको समझा दिए कि 3 बार लूटा गया था, दोबारा फिर तीन बार बना, और तीसरी बार किसने लूटा? जफर खान ने। ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलो। फिर 1395 में ये डिस्ट्रॉय हुआ है टेम्पल। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्डर दिया कि इसका रिकंस्ट्रक्शन कराओ। सोचो, इतने टाइम तक ये टेम्पल टूटा हुआ था। और अब ये इम्पॉर्टेंट है, इस टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है? तो इस टेम्पल का आर्किटेक्चर ना मारू गुजरा आर्किटेक्चर है, जिसको हम चालुक्य स्टाइल या सोलंकी स्टाइल भी बोलते हैं। यहाँ से सवाल पूछ सकता है। ठीक, और एक और आर्किटेक्चर फॉर्म है जिस पे ये टेम्पल बना हुआ है, कैलाश महामेरु प्रसाद। ये भी एक आर्किटेक्चरल फॉर्म है जिससे सोमनाथ टेम्पल बेस्ड है। तो ये तीनों चीज़ याद रखना, ये आर्किटेक्चर का फॉर्म है। अलग अलग आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं ना आर्ट एंड कल्चर में, तो इस टाइप के आर्किटेक्चर पे से बना है हमारा सोमनाथ टेम्पल। 1951 में राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंस्टॉलेशन सेरेमनी परफॉर्म की इस टेम्पल की। और अभी जो करंट चेयरमैन है सोमनाथ टेम्पल का ट्रस्ट का, हर एक मंदिर का ट्रस्ट होता है ना, तो सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये ध्यान रखना कि सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जनरली मंदिर में कोई पॉलिटिकल पर्सन या फिर स्पेशली रूलिंग पार्टी या फिर स्पेशली गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है सेकुलरिज्म स्ट्रक्चर के कारण, लेकिन सोमनाथ टेम्पल के जो चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। 5वां टॉपिक देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब 12 जनवरी 2026 को इसरो इसको लॉन्च करने वाला है। इसके बारे में इसरो अभी कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दिया है कि ये सैटेलाइट क्या करेगा, कैसा होगा। बस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब ये अर्थ की फोटो खींचेगा, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। अभी के लिए इतना ही बताया है इसरो ने, एक्स्ट्रा कोई डिटेल दी ही नहीं है। बस इतना बताया है कि 12 जनवरी को हम इसको लॉन्च करेंगे, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे, और 2026 में ये इसरो का पहला लॉन्च होगा। 2026 में पहला लॉन्च इसरो कौन सा मिशन करने जा रहा है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। कर लेने दो, फिर डिटेल आएगी तो देखेंगे 12 जनवरी को। सेंसस देखो, रिपीटेड टॉपिक है यार, जून का पीडीएफ खोलना, ग्रुप में डला है, देखो सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन सब कराए हुए हैं। 2027 में सेंसस कराना है ना, ये अनाउंस कर दिया गया था बहुत पहले। तो सेंसस 2 फेज में होना है, ठीक है। तो पहला फेज अनाउंस कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक पहला फेज चलेगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से चलना शुरू होगा। अब 2027 का ये जो सेंसस होगा ना, ये पहला डिजिटल सेंसस है। इससे पहले इंडिया में डिजिटल सेंसस नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 के बाद हुआ ही नहीं है, और 2011 में उतनी डिजिटल कनेक्टिविटी थी नहीं। अभी डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ा है, तो अभी जो हम सेंसस करा रहे हैं ये हमारा पहला डिजिटल सेंसस है, ध्यान रखना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना, ये जो सेंसस है 2027 का, इसमें कास्ट आइडेंटिटीज़ को भी इनॉमिनेट किया जाएगा, मतलब कास्ट आइडेंटिटीज़ भी हाईलाइट किए जाएंगे। अब देखो, एससी और एसटी के कास्ट तो हाईलाइट किए जाते थे अभी तक के सेंसस में, लेकिन बाकी कास्ट को नहीं किए जाते थे। तो इस बार बाकी कास्ट को भी किया जाएगा। और आज़ाद इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ है, तो पहली बार सभी कास्ट के लोगों का हम असेसमेंट करेंगे। एससी एसटी का तो करते थे, लेकिन बाकी जितने कास्ट हैं उन सब का हम आइडेंटिटीज़ इनॉमिनेट करेंगे। कास्ट सेंसस की जो हम बात करते हैं उसको भी इसमें अकाउंट किया जाएगा। अच्छा, इंडिया में कास्ट सेंसस हुआ कब था? तो इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हुआ था, ये पहली बार होने जा रहा है। 1931 में जब ब्रिटिशर्स थे ना, तब 1931 में लास्ट टाइम कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें सभी कास्ट का एक असेसमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, बनाया गया था। लेकिन जब से आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ एससी एसटी का करते थे, लेकिन पहली बार सभी कास्ट का हम उसमें डिटेलिंग करेंगे, जिसको हम कास्ट सेंसस बोलते हैं। जातीय जनगणना मीडिया में चलता है ना, हिंदी मीडिया में हम उसको बोलते हैं, देसी न्यूज़ चैनल। चलो,
फिर आगे देखो सेंसस कंडक्ट कैसे होता है। तो इंडिया में दो एक्ट है, एक सेंसस एक्ट 1948 है, दो एक्ट नहीं, एक्ट एक ही है, सेंसस एक्ट 1948 और इसी एक्ट का सेंसस रूल्स है 1990 का। तो ये दो से हमारे यहाँ सेंसस कंडक्ट किया जाता है। करता कौन है? तो दो आदमी मिलके करते हैं, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मिलके करते हैं। और ये दोनों कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के अंडर आते हैं। ठीक, चलो अब आर्टिकल 246 देखो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 246 अगर हम देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 246 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा ये बताता है कि सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट होगा। आर्टिकल 246 में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि जो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट में आएगा। सेंसस का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट कराना सेंटर करेगी, क्योंकि ये यूनियन सब्जेक्ट है। अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आर्टिकल 246 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा ये बताता है कि सेंसस इज अंडर यूनियन सब्जेक्ट। इस पे सारा लॉ मेकिंग सेंटर करेगी, इसको इम्प्लीमेंट कंडक्ट सब सेंटर करेगी। ठीक है, चलो पहला सेंसस देखो इंडिया में कब हुआ था। तो पहला सेंसस इंडिया में 1872 में हुआ था, लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस था, सिंक्रोनी में नहीं हुआ था, एक साथ नहीं हुआ था, टूट फूट के अलग अलग हुआ था। इसीलिए 1881 में हमने दोबारा से सेंसस किया। और ये 1881 में हमने जब सेंसस कर लिया ना, तो 1881 से ही हर 10 साल पे हम सेंसस करने लगे। तो लास्ट हमारा अभी रिसेंट अपडेटेड सेंसस 2011 का है। उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण वो डिले हुआ, तो नहीं हुआ। तो अब 2027 तक कंडक्ट करा लेना है, ऐसा नोटिस आ गया है और उसका पहला फेज इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये सब तुमको बता दिए। एक फैक्ट ध्यान रखना, 1951 तक, अंटिल 1951 तक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती थी और एक एडहॉक बेसिस पे सेटअप होती थी, टेम्पररी बेसिस पे सेटअप होती थी हर एक सेंसस के टाइम पे। मतलब 1951 तक, 1951 तक कोई ऐसा परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था सेंसस कराने के लिए। एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती थी और ये टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो हर एक सेंसस के टाइम पे बनाई जाती थी। लेकिन 1951 से पूरा हम रूल्स वगैरह सब लेकर आ गए, सब इम्प्लीमेंट वगैरह कर दिए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर, ये सब आ गए। ठीक, चलो 1881 से 10 साल पे सेंसस कराने लगे, ये भी फैक्ट तुमको बता दिए। अब देखो एक बात ध्यान रखना, वो जो फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, अभी फेज़ 1 होगा 2027 के फरवरी से फेज़ 2 होगा, ये क्या है? तो फेज़ 1 में ना हम हाउसिंग को लिस्ट करते हैं, इंडिया में कितना घर है, कैसा घर है, कितना घर ईंटे का बना हुआ है, कितना घर घास फूस का, वो जो गांव वाला विलेज होता है ना, हट टाइप का, वैसा बना हुआ है, कहाँ कहाँ पे पक्का मकान बना है, कहाँ कहाँ पे किस घर में कितने रूम्स हैं, ऐसा करके घरों की गिनती करते हैं फर्स्ट फेज में। और सेकंड फेज में पॉपुलेशन की गिनती करते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन का नाम, पता, जेंडर, इस बार से कास्ट, ऑक्यूपेशन सब देखेंगे। कास्ट इस बार से ऐड हुआ है, ऊपर तुमको बताए हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा सेंसस का फैक्ट था। आखिरी टॉपिक आज का देखो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये अभी 2023-24 का आया है। निकालता कौन है इस रिपोर्ट को? तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस रिपोर्ट को निकालती है। इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, कंडक्ट कौन करता है, ये सर्वे को तैयार कौन करता है? तो ये सर्वे को ना एनएसओ तैयार करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और 1951 से ये हर साल, मतलब हर बार ये तैयार होता है। 1951 से ये चला आ रहा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। अब ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में हम देखते क्या हैं? तो इसमें डाटा हम देखते हैं कि घरों में स्पेंडिंग कितनी हो रही है, रूरल हाउस होल्ड, अर्बन हाउस होल्ड के हर एक घर में कितना खर्च हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उनको बेसिक खाना पानी मिल रहा है कि नहीं, उनका वेलबींग कैसा है, और वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात कितना खर्च कर रहे हैं। हम अगर कुछ खरीदेंगे तो कंज्यूम ही तो करेंगे। इकोनॉमी में समझाया है ना कि इकोनॉमी में कहीं कंजम्पशन लिखा आ जाए तो उसको कंज्यूम करना, खाना मत समझना। कंज्यूम करना मतलब अगर हम पैसे लेकर जाए एक मोबाइल खरीद ले, तो ये भी कंजम्पशन ही हुआ। इकोनॉमी में हमने एक मोबाइल की कंजम्पशन कर ली, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ऊपर ही तुमको बताया कि हाउस होल्ड में, हर एक हाउस होल्ड, रूरल लेवल पे भी अर्बन लेवल पे भी स्पेंड कितना कर रहे हैं, उसको हम इसमें मेजर करते हैं। रिपोर्ट निकालती कौन है, सर्वे रिलीज कौन करती है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, रिपोर्ट और सर्वे तैयार कौन करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है। 1951 से ये तैयार कर रहा है।
अब देखो ये इनपुट देता है हमको, जब हम हाउस होल्ड स्पेंडिंग ये सब मेजर करते हैं ना, तो इससे हमको बहुत सी चीज़ पता चलती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, इकोनॉमिक्स में डिटेल में करा चुके हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। बेस ईयर अभी हमारा 2011-12 चलता है ना, 2011-12, तो ये बेस ईयर को कितना रखना है, कैसे सेट करना है, ये सब के बारे में इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से हमको इनपुट मिलता है। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हमको मदद करता है कुछ मेजर करने में, ये थोड़ा हमसे हेल्प्स टू मेजर लिखना चाहिए, छूट गया है, हम सीधा मेजर्स लिख दिए हैं। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डायरेक्टली पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल वेलबींग को मेजर डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, क्योंकि देखो ये लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों का देख रहा है ना कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों का वेलबींग देख रहा है ना, तो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल वेलबींग इसके इनर डायमेंशंस में आ ही जाएंगे। तो ये हमको हेल्प करता है पॉवर्टी, सोशल वेलबींग और इनइक्वालिटी को भी मेजर करने में। ठीक, अब इस बार का जो ये आया है, अभी तक तो तुमको हम बता दिए कौन निकालता है कौन बनाता है, 2023-24 का जो आया है इसकी फाइंडिंग्स क्या आई है। तो की फाइंडिंग्स देखो, कंजम्पशन लेवल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, देखो एरो ऊपर किए हुए है ना, तो ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, बोथ रूरल लेवल पे भी और अर्बन लेवल पे भी, गांव में भी शहर में भी, दोनों में कंजम्पशन बढ़ा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आई है कि कंजम्पशन बढ़ने की जो स्पीड है वो गांव में ज़्यादा है, गांव में ज़्यादा तेज़ी से कंजम्पशन बढ़ा है, ये ध्यान रखना, आर से रूरल है। ठीक, दूसरा फाइंडिंग ये है कि रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब रीजनल डिस्पैरिटी हम पढ़ते हैं ना कि कोई एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई एरिया कम डेवलप्ड है, कोई स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कोई स्टेट्स कम डेवलप्ड हैं, तो इसको रीजन वाइज डिस्पैरिटी हम बोलते हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटी में अगर हम देखें तो सिक्किम में सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, सिक्किम में सबसे अच्छा कंजम्पशन हुआ है, सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन सिक्किम में हुआ है। देखो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब कि घरों में ऑन एन एवरेज हर एक घर में एक महीना में कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं। मान लो 10 घर हैं, तो 10 घर का अगर हम एवरेज निकालें कि हर एक महीना में ये 10 घर मिलाकर कितना खर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है 100 रुपये आए, 50 रुपये आए, 200 रुपये आए, ऐसे। तो रीजनल डिस्पैरिटी हमको ये बताता है कि सिक्किम में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। तो देखो गैप आ गया ना सिक्किम और छत्तीसगढ़ में, एक सबसे ज़्यादा एक सबसे कम, तो इसी को रीजनल डिस्पैरिटी बोलते हैं। और देखो महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, इसकी इम्प्रूव हुई है, मतलब इसकी भी कंजम्पशन बढ़ी है। वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, बिहार, इसकी स्पेंडिंग कम हुई है, बहुत कम है, नेशनल एवरेज से भी इसकी स्पेंडिंग कम है, ध्यान रखना। अब ये तो स्टेट्स के लेवल पे देखे, अब यूनियन टेरिटरी के लेवल पे देख लो, तो चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक, तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है, वहाँ का जो वहाँ का जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, वहाँ का जो हाउस होल्ड है, रूरल अर्बन सब मिलाकर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है यूनियन टेरिटरी के लेवल पे। स्टेट के लेवल पे सिक्किम कर रहा था, और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे सबसे लोएस्ट कौन है? दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे लोएस्ट खर्च कर रहे हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में, मंथली लेवल पे। ठीक, और स्टेट्स में सबसे कम कौन खर्च कर रहा है? छत्तीसगढ़। और इसकी की फाइंडिंग्स देखो तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी कमी है, मतलब था ना कि एक आदमी 1000 रुपया खर्च कर रहा है, एक आदमी के पास 10 रुपये भी नहीं है, तो इनइक्वालिटी कम हुई है। एक और फाइंडिंग देखो, फूड पे खर्चा बढ़ गया है, गांव में भी और शहर में भी लोग खाने पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और खाने के किस आइटम पे? बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट और प्रोसेस्ड फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और इस तीनों के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल पे खर्चा कर रहे हैं, तो फूड पे खर्चा बढ़ा है। नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बार के सर्वे में ये दिखा है कि जो पिछले सर्वे में टॉप 5% के जो स्टेट्स थे ना, या यूनियन टेरिटरी थे ना, उनकी रैंकिंग रिड्यूस हो गई है रूरल और अर्बन दोनों लेवल पे, और जो नीचे से 5% स्टेट्स थे, जो सबसे नीचे के 5% स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी थे, उनकी रैंकिंग इम्प्रूव हो गई है। समझ में आया ये बात? ये बात ये कह रहा है कि पिछले साल पुराना जो हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे निकाले थे, उसमें जो टॉप के स्टेट्स थे ना पिछले साल वाले सर्वे में, उस टॉप के स्टेट्स में जो 5% टॉप के स्टेट्स थे, उनकी इस बार जो रैंकिंग है वो रिड्यूस हो गई है, वहाँ कंजम्पशन कम गया है, गांव के लेवल पे भी शहर के लेवल पे भी। और जो पिछली बार सबसे नीचे के 5% वाले स्टेट्स थे, उनकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, वहाँ खर्चा लोग ज़्यादा करने लगे हैं। तो ये हमको ये दिखा रहा है कि ये पिछली बार सबसे नीचे थे, मतलब ये सबसे गरीब थे, तभी कम खर्च कर पा रहे थे, और इस साल ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा कब कर रहे हैं? ये नीचे वाले ये इस बार ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये कब
खर्च कर पा रहे हैं, जब इनके पास अर्निंग हो रही है, पैसा कमा रहे हैं ये, तो ये इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट दिखाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। एक और फैक्ट ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस सेक्टर भी बढ़ गया है। तो सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, सर्विस सेक्टर को जो लोग ज़्यादा अवेल कर रहे हैं गांव और ये अर्बन दोनों लेवल में। तो सीधी सी बात, इसका ब्रीफ बता दे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हर साल निकलती है, मॉस्पी मिनिस्ट्री निकालती है। सर्वे तैयार कौन करता है? एनएसओ करता है, 1951 से तैयार कर रहा है। इसमें कुछ नहीं, हम देखते हैं कि गांव और शहर के जितने घर हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं एक महीने में। सीधी सी बात, एक महीने में जितने गांव और शहर के घर हैं उनका हम एवरेज निकाले तो एक महीने में कितना एवरेज आता है, ये हम मेजर करते हैं। और क्या क्या फाइंडिंग आई है वो तो बता ही दी है कि कंजम्पशन लेवल बढ़ा है गांव शहर दोनों में। रीजनल डिस्पैरिटी सिक्किम में सबसे अच्छा ग्रोथ है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला इंप्रूव किए हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, बिहार में सबसे कम है, नेशनल एवरेज से भी कम है कंजम्पशन। ठीक, और यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे देखो तो चंडीगढ़ सबसे अच्छा है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर सबसे लोएस्ट लेवल पे खर्च कर रहा है। ओवरऑल कंजम्पशन अगर हम देखें, कंजम्पशन इनइक्वलिटी, तो जो इनइक्वलिटी थी, असमानता थी, वो कम हो गई है कि लोग 1000 खर्च कर रहे हैं, किसी के पास है ही नहीं, तो ये जो इनइक्वलिटी थी ये कम हो गई है। खाने पे खर्चा बढ़ गया है, गांव में भी शहर के भी लोग खाने पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। खाने की किस आइटम पे? बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट और प्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इस तीनों के बाद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहे हैं, और इसके बाद वेजिटेबल्स पे खर्च कर रहे हैं। नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। पिछली बार जो टॉप 5% स्टेट्स थे, पिछली बार के सर्वे में जो टॉप के 5% वाले स्टेट्स थे रैंक में, वहाँ पे तो परफॉर्मेंस इस बार घट गया है, वहाँ पे कंजम्पशन डिक्लाइन कर गई है, वहाँ पे स्पेंडिंग डिक्लाइन कर गई है। और पिछली साल जो सबसे नीचे के 5% स्टेट्स थे उनका इस बार कंजम्पशन इंप्रूव हो गया है। तो ये पिछली बार 5% सबसे नीचे इसलिए थे क्योंकि ये गरीब थे, ज़्यादा पैसा इनके पास नहीं था, खर्च नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार ये इंप्रूव कर गए हैं, यही 5% सबसे ज़्यादा इंप्रूव किए हैं। तो ये इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट दिखा रहा है कि इनके पास कहीं ना कहीं से तो अर्निंग आ रही है, इनको कहीं ना कहीं नौकरी तो मिला होगा, तभी ये पैसा कमा रहे हैं, तभी ये खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा कमा के खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो रहा है। और सर्विस सेक्टर पे भी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है गांव और शहर दोनों में। तो डेट्स इट, ये आज का करंट अफेयर बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, तो हम करा दिए हैं। और थोड़ा सा बीच में ज्ञान दे दिए हैं, ज़्यादा 10 मिनट, तो 30-35 मिनट का वीडियो बनता, लेकिन 10 मिनट हम एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी सुन लिया करो। चलो, टेक केयर, मजाक था, कल मिलते हैं।